Hello everyone, I am Aradhana and welcome to पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर गागरीकोल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का फोर्थ चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। और चैप्टर का नाम क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को उसके रंग या फिर उसके आकार और भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको ग्रुप्स में बांटते हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अर्थ, यानी कि हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, और अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। तो हमने देखा कि हम जो खाना खाते हैं और हम जो कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी वैरायटी है, यानी कि अलग अलग प्रकार के हम खाना खाते हैं और अलग अलग प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। तो केवल खाना और ये कपड़ों में ही वैरायटी नहीं है, बल्कि जो हमारी चारों ओर वस्तुएं हैं उसमें भी बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है, यानी कि विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, तो हम अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं? कुर्सी और बैलगाड़ी, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल यानी कि खाना पकाने के बर्तन, बुक्स किताबें, क्लोथ्स कपड़े देखते हैं, टॉयज खिलौने देखते हैं, वाटर यानी कि पानी देखते हैं, स्टोन्स यानी कि पत्थर देखते हैं, मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और ऐसी बहुत सारी वस्तुओं को हम देखते हैं हमारे चारों ओर। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं इनके शेप्स यानी कि उनके आकार भी अलग अलग हैं और अलग अलग रंगों के हैं, और उनके यूज भी अलग अलग हैं कि उनका हम कैसे उपयोग करते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो क्या करना आपको? पहले अपने चारों ओर देखना है और उन चीजों को पहचानना है जिनका शेप कैसा है? राउंड यानी कि गोल है। अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, और हमारी लिस्ट में क्या क्या हो सकता है? रबर की कोई बॉल हो सकती है, अ फुटबॉल फुटबॉल भी हो सकती है, एंड अ ग्लास मार्बल, और कंचे भी हो सकते हैं। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, और हम अगर ऐसी वस्तुओं को इंक्लूड करें जो थोड़ा बहुत राउंड हो यानी कि थोड़ा बहुत गोल हो, अवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल। तो हमारी लिस्ट में क्या क्या भी हो सकता है? एप्पल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एप्पल जो होता है थोड़ा बहुत गोल होता है। ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, एंड अर्थन पिक्चर यानी कि जो मिट्टी का घड़ा होता है वो भी हो सकता है, थोड़ा बहुत जो गोल होगा। सपोज सपोज दैट वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, यानी कि हम कुछ ऐसी वस्तुएं ढूंढ रहे हैं जो कैसी हो? खाने योग्य हो, एडिबल यानी कि जिसको हम खा सकते हैं। We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1। तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने चैप्टर 1 में इन टेबल्स में लिस्ट बनाई थी, इस टेबल में फिल करी थी, टेबल 1.1, 1.2, 1.3। तो उनको हम एडिबल चीजों में उनका नाम लिख सकते हैं। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group। तो हमने ये भी देखा कि यहाँ पर कुछ राउंड शेप की के ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो अगर हम ऐसी ऐसी वस्तुओं के ग्रुप बनाएं जो प्लास्टिक की बनी होगी, तो क्या क्या आ जाएगा? बकेट्स यानी कि बाल्टी, लंच बॉक्स आ जाएगा, और टॉयज आ जाएंगे, वाटर कंटेनर पानी भरने के जो डब्बे होते हैं, पाइप्स आ जाएंगे, एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आ जाएंगी। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो वस्तुओं के ग्रुप बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने पहला ग्रुप क्या बनाया था? उनके आकार को लेके, और उसके बाद हमने बनाया कि वो किससे बनी है। ठीक है, प्लास्टिक की वस्तु को हमने ग्रुप किया था। इन द above example we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made from। जैसे हमने ऊपर किस बेसिस पे उनका उनका क्लासिफिकेशन किया है कि वो, पहले तो हमने क्लासिफिकेशन किया कि वो गोल है या फिर गोल नहीं है या अदर शेप की है, और दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो था कि वो किस चीज की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी है या फिर कोई और उसमें मटेरियल लगा हुआ है बनाने में। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। तो हमारे चारों ओर जो भी वस्तु होती है वो एक या एक से अधिक प्रकार का जो मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, उसकी बनी होती है। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, और ये मटेरियल क्या हो सकता है? ग्लास हो सकता है कि शीशा हो सकता है, मेटल कोई धातु हो सकती है जैसे लोहा तांबा, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, वुड लकड़ी का बना हो सकता है, कॉटन का बना हो सकता है, पेपर का बना हो सकता है, मड यानी कि मिट्टी और सॉइल का बना हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? तो क्या आप और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखने हैं।
एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। तो हमारे चारों ओर से हमें क्या करना है, जितनी ज्यादा चीजें हो सके उतनी हमें इकट्ठा कर लेनी है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम। वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो हमें हमारे घर में जो यूज होती है, हर डेली जो यूज होती है, वो चीजें भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो हमारी क्लासरूम में यूज होती है, क्लास के बाहर, स्कूल के बाहर जो चीजें यूज होती है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, व्हाट विल यू हैव इन अवर कलेक्शन। तो क्या क्या मिलेगा कलेक्शन में, चॉक हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, रबर, नोटबुक, डस्टर, हैमर, नेल, स्पोक ऑफ अ व्हील, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, बैट हो सकता है, मैच बॉक्स हो सकती है, सॉल्ट, नमक हो सकता है, पोटैटो, आलू हो सकता है। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। और हम ऐसी चीजों को भी लिस्ट में रख सकते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, बल्कि उनको कहीं हम ला नहीं सकते। जैसे कि क्या हो सकता है, वॉल, दीवार, ट्रीज, पेड़, डोर्स यानी कि दरवाजे, ट्रैक्टर और रोड को भी हम इसमें लिस्ट कर सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब हमें क्या करना है, उन चीजों को अलग कर देना है जो लकड़ी की बनी हुई है और जो पेपर की बनी हुई है। यानी कि एक ग्रुप में हम क्या करेंगे, जो लकड़ी की बनी होंगी, और दूसरे ग्रुप में हम जो पेपर की बनी होंगी उनको रख देंगे। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप। तो ऐसे हमने जो सभी वस्तुएं थी जो हमने यहाँ पर लिस्ट करी थी, इनको दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया। एक में हमने कौन सी वस्तुएं रखी, जो लकड़ी की बनी हुई है, मेड फ्रॉम वुड, और दूसरे में मटीरियल दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेड फ्रॉम पेपर, जो भी पेपर से बनी हुई है। One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these material. तो एक में हमने क्या करना है, उन एक ग्रुप में हमने उन वस्तुओं को रखना है जो पेपर या फिर लकड़ी की बनी हुई है, और दूसरे में जो इनसे कुछ अलग मटेरियल की बनी हुई है उसको रखना है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमको जो खाना बनाने के लिए यूज जो होता है आइटम्स, उसको भी अलग कर देना है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। तो चलिए थोड़ा सा और सिस्टमैटिक हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इनका और सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। जो हमने 4.1 में यहाँ पर जो है लिस्ट बनानी है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। और ये जो है, जैसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, और हमें बताने की किस किस की बनी हो सकती है। It would be fun to make this large table, collecting information about as many objects as possible. तो हम एक लार्ज बड़ी टेबल बना सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In some cases, discuss with your friends, teacher, and parents to identify the material. तो हमें क्या करना है, it may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. तो कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमें बताने में कठिनाई होगी कि वो किस मटेरियल की बनी हुई है। इस केसेस में आप अपनी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, और अपने से बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेट यानी कि थाली दी हुई है, और हमें बताना है कि मटेरियल दे आर मेड ऑफ, वो किस किस चीज से बना हो सकता है प्लेट वाली। पहले स्टील की बनी हो सकती है, ग्लास की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, ठीक है। और पेन जो होती है प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है, मेटल की भी बनी हो सकती है। वैसे यहाँ पर आप और भी चीजें लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे कि वो किन किन चीजों की बनी हुई है। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। तो इसमें हमने कुछ कॉमन मटेरियल्स लिस्ट किए थे, यहाँ पे लिस्ट बनाई थी। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। तो कॉलम 1 में हम और भी मटेरियल लिख सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि वो किन किन चीजों से बने हुए हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। फिर क्या करना है, आप जो डेली यूज करते हैं उनके बारे में सोचना है, दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल, एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। और फिर कॉलम 2 में लिखना है कि वो किन किन मटेरियल्स की बनी हुई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। तो देखो यहाँ पर क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये बताया गया कि वो सेम मटेरियल से बनी हुई है। मटेरियल क्या है यहाँ पे, वुड, लकड़ी। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल। तो लकड़ी से क्या क्या चीजें बन सकती है, चेयर बन सकती है, टेबल बन सकती है, और फ्लोर जो हल होता है हमारा वो बन सकता है, वो लोग कार्ड बन सकती है, एंड इट्स व्हील, और इसके जो पहिए होते हैं वो भी बन सकते हैं।
पेपर से क्या क्या बन सकता है, बुक्स बन सकती है, नोटबुक्स बन सकती है, न्यूज़पेपर बन सकता है, टॉयज बन सकता है, कैलेंडर बन सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये बना है सेम मटेरियल से। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चेयर, टेबल, क्लॉक, कार्ड एक्सेट्रा। तो ये बना है एक ही मटेरियल, सेम मटेरियल से। क्या मटेरियल है वो, वुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What do we find from these table? तो इस टेबल से हमें क्या पता चला, फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज। तो हमने जो वस्तुएं हैं उनको अलग अलग तरीके से उनको ग्रुप किया, उनका क्लासिफिकेशन किया। when then we then found that objects around us are made of different material। तो फिर हमने पाया कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती है। ठीक है, एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। और कोई जो वस्तु है एक ही पदार्थ का भी बना हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट वुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। और एक ही ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारी मटेरियल्स का भी बना हो सकता है मिक्सचर। एंड देन अगेन, और उसके बाद वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद हमने इस टेबल के थ्रू ये पढ़ा कि एक ही मटेरियल का यूज करते हुए हम बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया था, मटेरियल क्या था, वुड, यानी कि लकड़ी। और लकड़ी का यूज हम क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बनाने में कर रहे हैं, चेयर बनाने में, टेबल बनाने में, फ्लोर बनाने में, और ब्लॉक कार्ड बनाने में। और आप लिख सकते हैं डोर बनाने में कर सकते हैं, और उसके ब्लॉक कार्ड के जो व्हील यानी कि उसके जो पहिए होते हैं वो बनाने में। और जो जो चीजें हम वुड से बना सकते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वैसे ही पेपर से हम क्या क्या बना सकते हैं, पेपर एक मटेरियल है और इस मटेरियल का यूज करते हुए हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं। जैसे बुक्स बना रहे हैं, नोटबुक्स बना रहे हैं, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, और आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें जो पेपर की बनी हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What decides which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials। तो अब हम materials के बारे में और पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की। प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मटेरियल की। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? टम्बलर मतलब होता है गिलास जिसमें हम पानी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि कभी जो टम्बलर होता है वो किसी कपड़े का तो नहीं बना होता है? Recall our experiment with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। आपको जो चैप्टर 3 में हमने एक्सपेरिमेंट करे थे उनको याद करना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि जो टम्बलर होता है उसका यूज हम करते हैं किसी भी लिक्विड, ठीक है, जो द्रव होता है जैसे जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको रखने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो टम्बलर होता है। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो क्या ये एक बेवकूफ़ी वाला काम नहीं होगा कि हम टम्बलर किसका बना रहे हैं, किसी कपड़े का बना रहे हैं, क्योंकि हमें लिक्विड डालना है। तो लिक्विड में, टम्बलर में तो लिक्विड आएगा ही नहीं, वो नीचे आ गिर जाएगा सारा। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। तो हमें टम्बलर बनाने के लिए क्या 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 मटेरियल चाहिए, हमें चाहिए ग्लास का बना सकते हैं, हम प्लास्टिक का बना सकते हैं, मेटल का बना सकते हैं, और कुछ और मटेरियल्स का बना सकते हैं जिससे वो पानी रुक जाए, पानी जो गिरे ना। लेकिन अगर हम क्लॉथ का बनाएंगे तो सारा का पानी उससे नीचे आ जाएगा। Similarly, it would not be wise to use paper-like material for cooking vessels। तो वैसे ही हम जो कुकिंग वेसल यानी कि जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं वो किसका नहीं बना सकते हैं, पेपर से हम खाना बनाने के यूटेंसिल नहीं बना सकते। ठीक है, देखो जैसे हम अगर किसी लिक्विड को कागज या ये क्लॉथ के बने टम्बलर में हम डालेंगे तो क्या होगा, सारा पानी नीचे आ जाएगा। कि हमें किसका यूज करना चाहिए टम्बलर बनाने के लिए, हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टिक का, ग्लास का, मेटल का और मटेरियल का जिससे पानी रुक जाए। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किन मटेरियल का चूज करते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज पर, उनके गुणों पर कि हमको कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज। और हमको ये भी देखना होता है कि जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जो वस्तु हम बनाने जा रहे हैं उसका यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने टम्बलर बनाने के लिए ग्लास ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, मेटल ले सकते हैं, कोई भी धातु ले सकते हैं, और कोई ऐसा मटेरियल ले सकते हैं जिससे ये पानी रुक जाए। हमने कपड़ा क्यों नहीं लिया, क्योंकि कपड़े से तो पानी सारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज क्या है टम्बलर का, हम उस पर लिक्विड रखेंगे ना टम्बलर पे,
लिक्विड रखेंगे तो लिक्विड के लिए हमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे वो लिक्विड नीचे ना आए। तो कपड़े से बने ऑब्जेक्ट में तो वो लिक्विड सारा नीचे आ जाएगा, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टीज से और फिर या जिस चीज के लिए हमें वो वस्तु चाहिए होती है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस मटेरियल का यूज करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने में। So, what are all properties of material that would be important for their uses? Some properties are discussed here. तो यहाँ पर हम जो मटेरियल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कोई वस्तु कैसी दिखती है, ठीक है, बाहर से कैसा लगता है। मटीरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटीरियल्स होते हैं हम एक दूसरे से काफी अलग अलग होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जैसे लकड़ी जो है वो लोहे से बहुत अलग लगती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। और जो आयरन है हमारा वो फिर कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग लगता है। At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. और वही जो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हो सकती है। सिमिलैरिटीज का मतलब होता है समानता। तो इन तीनों में कुछ समानता भी हो सकती है, लेकिन इन तीनों के जो गुण होंगे वो कभी भी लकड़ी के जैसे नहीं होंगे, ठीक है। इन तीनों में समानता हो सकती है लेकिन इन चारों में समानता नहीं हो सकती है, ठीक है। एक्टिविटी 3, कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हमें क्या करना है, अलग अलग मटेरियल्स के कुछ पीसेस लेने हैं। जैसे पेपर ले सकते हैं हम, कार्डबोर्ड ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, कॉपर वायर तार, जो कॉपर का तार होता है वो हम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम शीट ले सकते हैं हम, चॉक ले सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। तो क्या ये सभी जो हैं या इनमें से कोई शाइनी यानी कि चमकदार दिखाई देते हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। फिर क्या करना है आपको, जो भी आपको शाइनी मटेरियल्स मिल रहे हैं उनको एक ग्रुप में सेपरेट कर देना, यानी कि उनका एक अलग ग्रुप बनाना है शाइनी मटेरियल्स का। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डू यू नोटिस। और ऑब्जर्व कीजिए जब आपके जो टीचर हैं वो ये जो मटेरियल्स हैं इनको दो पीसेस में काटते हैं, और जब दो पीसेस में हम कट करेंगे उनको तो उनका जो सरफेस होगा, जो उनका फ्रेशली कट सरफेस होगा, जो कटा हुआ जो सरफेस होगा, क्या वो कैसा दिखता है, आपको देखना है कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी। तो क्या कुछ मटेरियल्स के जो फ्रेशली कट सरफेस थे जहां पर से हमने काटा हुआ था उसमें चमक दिखाई दे रही थी कुछ। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट आल्सो इन ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स को भी हम उस शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में रख देंगे। डू एनी डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स। कट देम एनीवे एज यू कैन। तो आपको क्या करना है, और भी ऑब्जेक्ट्स को कट करके देखना है कि क्या इनमें शाइन या फिर लस्टर यानी कि चमक है। Repeat this in class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. तो आपको ये एक्टिविटी करनी है कि आपको जो जो वस्तु मिलती है आप उनको कट करके देखिए और देखिए कि जो हमने काटा हुआ है जहाँ पर से वहाँ पर वहाँ पर से वो चमक रहा है या वहाँ पर थोड़ी सी शाइन या लस्टर हमें मिल रही है। तो अगर मिल रही है तो वहाँ उनको भी हम शाइनी ऑब्जेक्ट्स वाले ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। और जो शाइन नहीं करेंगे उनको हम मटेरियल विदाउट लस्टर वाले में रख देंगे, यानी कि जिसमें चमक नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मटेरियल है उसकी सरफेस को हम थोड़ा सा सैंड यानी कि रेत में सैंड पेपर टू सी इट हैज लस्टर, जो सैंड पेपर होता है उसमें हमें थोड़ा सा इसको रगड़ के देखना है कि क्या इसमें थोड़ी सी लस्टर है, चमक है। अगर रगड़ने पर चमक आ जाती है वापस, फिर उसमें पता चल जाएगा हमें कि इसमें लस्टर है। फिर हम उसको कौन से ग्रुप में रख देंगे, जो शाइन वाला ग्रुप है जिसमें हमने मटेरियल विद शाइन को रखा था उनमें हम इसको रख देंगे। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो जिन मटेरियल्स में शाइन होता है यानी कि चमक होती है उनको हम यूजुअली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः जो मेटल्स होती है, जो धातुएं होती है उनमें चमक पाई जाती है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल। जैसे जो हमारा आयरन है, कॉपर है, तांबा और एल्यूमिनियम है, इसमें क्या होता है, इसमें शाइन होती है, ठीक है। ये कुछ मेटल्स के एग्जांपल हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। जबकि कुछ जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो शाइन है वो खो देते हैं और वो डल यानी कि थोड़े से इसमें धूल वगैरह जब बैठ जाती है तो वो डल हो जाते हैं, वो चमकदार हमें नहीं लगते हैं।
बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि किसने उस पर रिएक्शन कर दिया है, जो हवा है और जो मॉइस्चर नमी है उसके रिएक्शन की वजह से उनकी शाइन चले गई है और वो कैसे हो गए, डल हो गए हैं। We therefore notice the luster only on that freshly cut surface, इसलिए हमें उनकी लस्टर कहाँ से दिखाई दे सकती है, जब हम उनको काटेंगे और उनकी जो फ्रेशली कट सरफेस होगी वहां पर हम देख सकते हैं कि क्या ये मटेरियल जो है उसमें लस्टर है, चमक है या फिर नहीं है। When you visit an iron smith, जब आप किसी जो आयरन स्मिथ होता है लोहार, और वर्कशॉप, और जैसे जो लोहे का काम करता है उसको बोलता है आयरन स्मिथ, और किसी वर्कशॉप में आप जाएंगे, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। तो आपको क्या करना है, तो उन्होंने जो रॉड्स काटी होंगी उनको उनकी फ्रेशली कट सरफेसेस आपको देखनी है कि इनमें चमक है या नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस, यानी कि कठोरता। When you press different materials with your hands, तो जब हम क्या करेंगे, अलग अलग मटेरियल्स को अपने हाथों से प्रेस करेंगे, उनको दबाएंगे। Some of them may be hard to compress while other can be easily compressed, तो उसमें से कुछ क्या हो सकता है, कुछ बहुत आसानी से दब जाते हैं जबकि कुछ बहुत आसानी से नहीं दबते, यानी कि बहुत हार्ड होते हैं दबाने में। टेक अ मेटल की, अब क्या करना है, चाबी आपको लेनी है मेटल की बनी हुई, एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और उसके हमें स्क्रैच करना है उसको। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, किसके सरफेस को, लकड़ी की जो सरफेस है उसको, एल्यूमिनियम के सरफेस को, पीस ऑफ स्टोन, जो स्टोन यानी कि पत्थर है उसकी सरफेस को स्क्रैच करना है, और नेल, ठीक है, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मिलता है तो उसकी सरफेस जो ऊपर की सतह होती है वो हमें स्क्रैच करना है। यू कैन इजिली स्क्रैच द मटेरियल, और कुछ मटेरियल्स आपको ऐसे मिलेंगे जब आप स्क्रैच करेंगे कि कुछ को तो आप आसानी से स्क्रैच कर लेते हो, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजिली, जबकि कुछ में आसानी से आप स्क्रैच नहीं कर पाते हो। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, तो ऐसे मटेरियल जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं और जिनको आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है जिनमें, तो उनको हम कहते हैं सॉफ्ट, ठीक है। while some other materials which are difficult to compress are called hard, जबकि कुछ मटेरियल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको दबाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, और जिनमें स्क्रैच लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो उनको हम कहते हैं हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट, स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज वो होता है जैसे इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, आप बर्तन वगैरह धोने के लिए भी उसका यूज़ करते हैं, पानी घुस जाता है अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज जो होता है हमारा वो सॉफ्ट होता है, वाइल आयरन इज हार्ड, और आयरन जो है वो बहुत हार्ड होता है, उसको ना ही हम अपने हाथों से कंप्रेस दबा सकते हैं और ना ही उसमें हम किसी वस्तु से उसमें स्क्रैच कर सकते हैं। तो आयरन क्या हो गया, हार्ड, और कॉटन और स्पॉन्ज सॉफ्ट मटेरियल। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? तो appearance यानी कि उसकी जो दिखावट है, कैसा दिखता है, उसमें materials की अलग अलग properties हो सकती है, जैसे किसी में चमक होती है, luster होता है, किसी में नहीं होती है, और कोई कठोर होता है, कोई नहीं होता है, कुछ रफ हो सकते हैं, खुरदुरे हो सकते हैं, जबकि कुछ स्मूथ हो सकते हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल, तो आपको कुछ और भी प्रॉपर्टीज बतानी है, मटेरियल का हमें पता चल रहा है कि मटेरियल की और मटेरियल कैसे दिखता है, या मटेरियल की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो और प्रॉपर्टीज होती है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। घुलनशीलता और अघुलनशीलता कहते हैं। Activity 4. Collect sample of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. सॉलिड का मतलब होता है जो ठोस होते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ठोस वस्तुएं इकट्ठी करनी है, जैसे कि शुगर हमारी चीनी हो गई, सॉल्ट नमक, चॉक पाउडर चॉक का पाउडर हो गया, एंड सैंड रेत होगी हमारी, सॉडस्ट जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको सॉडस्ट कहते हैं। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, आपको 5 ग्लास या फिर बीकर्स लेने हैं, करिए यहाँ पर दिखाए गए बीकर्स, फिर ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, आपको उसमें 2/3 पानी भर लेना है लगभग, ठीक है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू दी फर्स्ट ग्लास, आपको क्या करना है, पहली ग्लास में थोड़ा सा आपको क्या डालना है, शुगर यानी कि चीनी, और सॉल्ट टू दी सेकेंड, एंड सिमिलरली एड सम अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। 5 ग्लासेस आपको लेनी है, पहले में क्या डालना है, आपको चीनी डालनी है, दूसरे में आपको क्या डालना है, सॉल्ट नमक डालना है, तीसरे में आपने जो जो वस्तु इकट्ठी करी है, क्या क्या इकट्ठा करी थी,
हमको इकट्ठा करना है चॉक पाउडर, सैंड, रेत हो गया और सॉडस्ट हो गया। तो 5 ग्लास में हम ये चीजें डाल देंगे। हिट द कंटेंट्स, आपको उनको हिलाना है। ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, चम्मच से उसको हिलाना है, घोलना है, यानी कि वेट फॉर फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट्स के लिए रुक जाइए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू दी सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर, तो जो हमने पानी में जो सब्सटेंस जो भी डाला था, देखिए कि उसके साथ क्या होता है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एंड शोड इन टेबल 4.3, और आपने जो जो देखा आप यहाँ पर उसको नोट करेंगे। जैसे हमने सॉल्ट डाला ना, तो सॉल्ट कुछ टाइम बाद, अगर हम पानी में सॉल्ट डालते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो नमक होता है वो पूरी तरह से घुल जाता है, गायब हो जाता है नमक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है डिसअपेयर्स कम्प्लीटली इन वाटर, पानी पर डालेंगे तो कुछ टाइम बाद उसको हम देखेंगे कि पानी जो नमक था पानी से पूरी तरह गायब हो गया, यानी कि पानी में वो अच्छी तरह घुल गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिसअपेयर्स कम्प्लीटली इन वाटर। उसके बाद शुगर, चीनी जो होती है वो भी हमें पता है, हम कुछ टाइम चीनी को पानी में डालते हैं और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, चीनी पूरी की पूरी गायब हो जाती है, यानी कि वो अच्छे से घुल जाती है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे डिसअपेयर्स इन वाटर कम्प्लीटली, या डिसअपेयर्स कम्प्लीटली इन वाटर। उसके बाद सैंड, रेत, रेत को हमने क्या किया, पानी में डाला, कुछ टाइम बाद क्या किया, हमने उसको हिलाया, लेकिन फिर देखा हमने कि जो रेत के कण थे वो नीचे बैठ जाते हैं। रेत या मिट्टी भी ले सकते हैं आप। तो वो जो होता है अच्छे से डिसअपेयर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप इनको भी कर सकते हैं नीचे। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. तो हम नोटिस करेंगे कि कुछ सब्सटेंस यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में डालने पर पूरी तरह से वो गायब हो जाते हैं। We say that these substances are soluble in water. तो हम इन substances को क्या कहते हैं, soluble in water, पानी में क्या है, विलेय है, वो घुल गए हैं पानी में। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर, और कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो पानी के साथ अच्छे से मिक्स भी नहीं होते और पानी में वो अच्छे से गायब भी नहीं हो जाते हैं। इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जबकि हम उनको बहुत बहुत देर देर तक उनको स्टिर करें, घोलें, तो तब भी वो पानी में नहीं घुल जाती है। दीज सब्सटेंसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इन सब्सटेंसेज को हम कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में अघुलनशील या अविलेय, ठीक है। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. तो पानी जो है हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, जो भी क्रियाएं होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पानी क्या करता है, बहुत सारे सब्सटेंस को अपने में घोल लेता है, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, तो क्या जो लिक्विड है, जो तरल है, जो बहने वाले होते हैं, वो भी पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक्टिविटी और है यहाँ पे, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर। विनेगर लेना है आपको, लेमन जूस लेना है, नींबू का पानी रस लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल एंड अदर लिक्विड, और कुछ और भी तरल आप ले सकते हैं। तरल का मतलब, लिक्विड का मतलब होता है जो बहते हैं, ठीक है। टेक अ ग्लास टम्बलर, आपको एक ग्लास लेना है, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, और उसको आधा पानी से भर लेना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल, और इसमें से एक लिक्विड का एक चम्मच भर के आपको उस पर डालना है और अच्छे से उसको स्टिर करना है, हिलाना है, घोलना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, तो देखिए कि क्या जो लिक्विड हमने डाला था क्या पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, और वैसा ही और लिक्विड्स के साथ भी कीजिए। जैसे पहले मान लिया हमने विनेगर सॉल्यूशन डाला, उसके बाद हम लेमन जूस डालेंगे, फिर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, तो हर किसी के साथ हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे। 5 मिनट तक उसको हिलाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या वो अच्छे से घुल गया है या फिर नहीं घुला है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4, फिर आपको यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन है। जैसे विनेगर सोल्यूशन अगर हम डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, और लेमन जूस डालेंगे तो वो भी अच्छे से हमारा मिक्स हो जाता है, और मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो क्या होता है, वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। कोकोनट ऑयल भी और केरोसिन ऑयल भी मिक्स नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए, सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर बाई, कुछ लिक्विड जो है ना वो वाटर में अच्छे से मिक्स हो गए, जिस पूरे का कलर एक जैसा हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लेयर जैसी बन गई है। जैसे हम कोई ऑयल वगैरह डालते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो एक लेयर बना के दोनों लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है।
We notice that some liquids get completely mixed with water. हमने देखा कि कुछ liquids अच्छे से पानी में mix हो जाते हैं, घुल जाते हैं. Some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. और कुछ liquid ऐसे होते हैं जो पानी के साथ अच्छे से mix नहीं होते हैं और कुछ समय तक हम उनको छोड़ दें तो क्या करते हैं वो एक लेयर बना के एक लेयर बना के वो लिक्विड्स अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, पहली पूछी कि क्या गैसेस जो होती है वो भी पानी में डिसॉल्व हो जाती है, पानी में घुल जाती है. चलिए यहाँ पर है इसका आंसर. सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर्स आर नॉट. तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती है, पानी में घुल जाती है, जबकि दूसरी जो गैसेस होती है वो नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर में सॉल्युबल होती है. ठीक है. वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट. तो पानी में भी कुछ गैसें होती हैं जो इसमें घुली हुई होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जो ऑक्सीजन गैस है डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. हमारी जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी में घुल जाती है. ठीक है. जिसका एक एडवांटेज ये है कि जो पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं और जो पौधे होते हैं वो उस ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं. ठीक है. सांस लेने में. अब देखिए अब दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा अगला. ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है डूबना. तो अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे जो पानी में तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं. While doing activity 4, जब हमने एक्टिविटी 4 करी थी, you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. तो हमने देखा कि जो insoluble यानी कि जो अघुलनशील जो solids थे वो पानी से अलग हो जा रहे थे. You may have also noticed this with some liquid in एक्टिविटी 5. और एक्टिविटी 5 जो हमने करी थी आपने कुछ लिक्विड्स के साथ भी देखा था कि जो नहीं घुल रही थी वो एक अलग सी लेयर बना रहे थे और पानी से अलग हो जा रहे थे. सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर. तो कुछ मटेरियल जो पानी में नहीं घुलते हैं वो पानी की सरफेस पर उसकी सतह पर तैरते हैं. अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर. और कुछ जो होते हैं वो पानी के बर्तन का जो तल होता है उस पर वो डूब गए थे. ठीक है. वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक. तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ऐसी वस्तुओं की जो पानी में तैरते हैं और उनकी जो पानी में डूब जाते हैं. ड्राइड लीव्स जैसे कि जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं. फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड. जो तालाब होता है उसमें जो पानी होता है उसकी सतह पर जो गिरी हुई होती है. अ स्टोन और वो तैरती रहती है. ठीक है. अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द पॉन्ड. और अगर आप उस तालाब में कोई पत्थर फेंके तो क्या होता है वो डूब जाता है. few drops of honey that you let fall into the glass water. और जैसे ही जो पानी में अगर आप हनी डाल देंगे फिर क्या होगा. Pujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. तो बूझो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाह रहा है. बूझो को आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं. व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन वाटर लिक्विड्स लाइक ऑयल. तो हमें क्या करना है. व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल. तो आपको जो मटेरियल्स आपने पानी में यूज किए थे ना जो वो सिंक हो रहे हैं या फिर फ्लोट हो रहे हैं तो अदर लिक्विड्स के साथ भी जैसे ऑयल है उसके साथ भी आपको टेस्ट करना है कि क्या वो पानी में तैर रहे हैं या फिर उस लिक्विड में तैर रहे हैं या फिर डूब रहे हैं. ठीक है. ये आप एक्टिविटी करके देखेंगे. उसके बाद अगला कैरेक्टर है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता कहते हैं हम. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. आपने हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई का गेम खेला होगा. थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स. तो कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में सोचिए जहां पर आपको छुपना पसंद होगा ताकि कोई भी आपको वहां पर नहीं देख सके. व्हाई डिड यू चूज दोज प्लेस. तो आपने इन प्लेसेस को क्यों चुना. वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो. तो क्या आपने कभी किसी ग्लास शीशे के बनी खिड़की के पीछे छुपने की कोशिश करी है. नहीं करी होगी ऑब्वियसली नॉट. एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू. क्योंकि आपका दोस्त वहां पर से आपको देख लेगा और आपको पकड़ लेगा. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल. क्यों. तो जैसे हमने ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं क्या और भी कुछ ऐसे मटीरियल हैं जो इनके आर पार हम देख सकते हैं. तो सबस्टेंसेस और मटीरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट.
तो उन मटेरियल्स, उन पदार्थों को जिनके आर पार हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कहते हैं। जैसे ग्लास है, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये एग्जांपल्स हैं इसके। Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. तो दुकानदार क्या करते हैं? जो भी खाने की चीजें होती है उनको ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रख देते हैं ताकि जो भी खरीदने वाला हो तो वो आराम से उनको देख सके और फिर ले सके। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, जिसके पार आप नहीं देख सकते। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक, इनको कहते हैं ओपेक, ठीक है, यानी कि अपारदर्शी कहते हैं इनको। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन क्लोज्ड वुडन बॉक्स, जैसे कि आप बता नहीं सकते कि एक जो बंद वुडन यानी कि लकड़ी का बॉक्स है, बक्सा है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो वुड है, लकड़ी जो है वो क्या है? ओपैक मटेरियल है। अ कार्डबोर्ड, अ कार्टन और अ मेटल कंटेनर, वैसे ही जो मेटल कंटेनर है यानी धातु की बनी कोई भी कंटेनर है, या कार्टन पेटी वगैरह जो होती है, आप उसके अंदर नहीं बता सकते कि क्या रखा हुआ है, क्योंकि वो क्या है? ओपैक है, वो अपारदर्शी है, ठीक है, उनके आर पार आप नहीं देख सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपैक मटीरियल। तो वुड हो गया हमारा, कार्डबोर्ड है, मेटल्स है जो है हमारे एग्जाम्पल है किसके? ओपैक मटीरियल्स के। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? तो क्या आपको लगता है कि कुछ सभी वस्तुएं जो है उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? एक क्या है? ट्रांसपेरेंट और दूसरा ओपैक। तो चलिए जानते हैं, एक ग्रुप और होता है इनका। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर। आपको एक पेपर लेना है एंड लुक थ्रू इट्स टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। आपको क्या करना है? लाइट बल्ब की ओर इससे होकर देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और देखने की क्या आपको दिखाई दे रहा है। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स, आपको क्या करना है? 2 से 3 बूंदें ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। उस पेपर की शीट पर डाल के पूरा उसको फैला देना है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब टू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड, और उस पोर्शन से देखना है जहां पर हमने जो ऑयल था उसको फैला रखा है। बल्ब की ओर हमें देखना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? तो आप पाएंगे कि बल्ब जो था पहले से थोड़ा अच्छा क्लियरली हमें दिखाई दे रहा था। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? लेकिन अच्छी तरह से हमको साफ सुथरा वो बल्ब नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है, क्लियरली हमें वो नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा बहुत हमें धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? तो क्या जो पेपर था उसकी दूसरी साइड सब कुछ विजिबल था, यानी कि सब कुछ दिखाई दे रहा था? परहैप्स नॉट, नहीं दिखाई दे रहा था अच्छे से। द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो ऐसे मटीरियल जिसके द्वारा, जिससे आर पार हमें थोड़ा बहुत यानी कि धुंधला दिखाई देता है लेकिन क्लियरली हमें दिखाई नहीं देता, उन मटीरियल्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, यानी कि अर्धपारदर्शी, ठीक है। Remember the oily patch on the paper when we tested food items of presence of fats। तो हमने क्या किया था? फैट्स की प्रेजेंस के लिए हमने कौन सा टेस्ट किया था कि पेपर पे ऑयली पैचेस आ जा रहे थे। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी ट्रांसलूसेंट था, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? और भी एग्जांपल्स आपको बताने हैं। We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent। तो हम एक और ग्रुप बना सकते हैं मटेरियल का। ओपैक कौन सी है, यानी कि अपारदर्शी कौन सी है, ट्रांसपेरेंट कौन सी है, पारदर्शी कौन सी है, और ट्रांसल्यूसेंट यानी कि अर्धपारदर्शी कौन सी है। ट्रांसपेरेंट वो होती है जिसके आर पार देखने पर हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती है, ठीक है, जैसे जो ग्लास के बने कंटेनर्स से हम देख रहे थे, ठीक है। और ओपैक का मतलब होता है जिससे आर पार हमें नहीं दिखाई देता है, जैसे वुडन बॉक्स था हमारा, मेटल का कोई बॉक्स था, वो सब। और ट्रांसल्यूसेंट जो होता है वो ऐसी वस्तु होती है जिनके आर पार हम दिखाई, अगर हम देखेंगे तो हमें धुंधला दिखाई देगा, वस्तुएं क्लियरली नहीं दिखाई देंगी लेकिन थोड़ी बहुत हमें वो धुंधली सी दिखाई देंगी। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर हैंड, विथ योर पाम एट द डार्क प्लेस। पहेली कहती है कि एक अंधेरी जगह पे जाइए और जो ग्लास, टॉर्च का जो ग्लास होता है, बाहर का जो ग्लास होता है, उसको अपनी हथेली से ढक लीजिए, ठीक है, कवर करना है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। तो आपको टॉर्च ऑन करना है और हाथ की पाम की दूसरी ओर आपको देखना है। शी वांट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent।
We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid. तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा कि जो मटेरियल्स हैं वो कैसे उनका कैसे दिखती है और वो कैसे मिक्स होती है पानी के साथ और अदर मटेरियल्स के अदर लिक्विड्स के साथ. दे मे फ्लोट और वो तैर भी सकती हैं और सिंक इन वाटर और पानी में वो डूब भी सकती हैं और मे बी ट्रांसपेरेंट और वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है, ओपेक हो सकती है और ट्रांसल्यूसेंट हो सकती है और वो ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकती है. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. तो मटेरियल्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? उनकी समानता के आधार पर, सिमिलैरिटी में समानता, और उनकी क्या क्या उसमें डिफरेंसेस हैं उनकी ऐसी इस प्रॉपर्टी पर हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं. व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? तो हमको ग्रुप मटेरियल्स का ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर अवर कन्वीनियंस. तो हम अपनी सहूलियत के लिए वस्तुओं का क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं. जैसे एट होम, घर पे हम क्या करते हैं? वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर. हम वस्तुओं को ऐसे रखते हैं जो जो एक सी वस्तुएं होती है वो हमें एक साथ मिल जाए, ठीक है. सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली. जिससे क्या होगा? हम उनको आसानी से ढूंढ सकें. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop and all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other place. जब वैसे ही जो दुकानदार होता है वो क्या करता है? जो बिस्किट्स होते हैं सारी बिस्किट्स को वो एक कॉर्नर पर रख देता है और जो साबुन वगैरह है सभी साबुन को एक जगह पर वो रख देता है और जो ग्रेन्स वगैरह है दाल है उनको दूसरी जगह वो स्टोर कर लेता है, यानी कि वो अलग अलग से ग्रुप बना लेता है. देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल. एक और भी रीजन है कि हम जो ये मटेरियल्स हैं उनकी ग्रुपिंग क्यों करते हैं. डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज. तो क्या होता है? हम मटेरियल्स को इसलिए भी ग्रुप बनाते हैं ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और पता कर सके, ठीक है. एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर दीज प्रॉपर्टीज, और ये भी देख सके कि क्या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या क्या समानताएं हैं. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेज, और इसके बारे में हम हायर क्लासेज यानी कि जो बड़ी कक्षाएं होती है उसमें पढ़ेंगे. समरी देख लेते हैं एक बार. ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल. तो हमारे चारों ओर की जो वस्तु होती है अलग अलग मटेरियल्स की, अलग अलग पदार्थ की वो बनी होती है. अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो एक ही मटेरियल का यूज करते हुए हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि वुड का यूज करके हम चेयर बना रहे थे, टेबल बना रहे थे, और जो हमारा जो कबर्ड है वो बना रहे थे, और बहुत सारी चीजें वुडन बॉक्स हम बना रहे थे वो बना सकते हैं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटीरियल और मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल. तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही मटीरियल का बना हो या बहुत सारे मटीरियल को मिक्स करके वो बना हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो हर मटीरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग उसकी विशेषताएं होती हैं. Some materials are shiny in appearance. कुछ मटीरियल जो होती है चमकदार होती हैं, while others are not, जबकि कुछ नहीं होती हैं. Some are rough, कुछ खुरदुरी होती है, some smooth, कुछ स्मूथ यानी कि सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, कोमल होती है. Similarly, some materials are hard. वैसे ही कुछ मटीरियल जो है बहुत हार्ड सख्त हो सकती है, whereas some are soft. और वहीं कुछ कैसी हो सकती है? सॉफ्ट हो सकती है. Some materials are soluble in water. कुछ मटीरियल पानी में घुलनशील हो सकती है, घुल सकती हैं, whereas some others are insoluble, जबकि कुछ अघुलनशील अभिलेय हो सकती है पानी में. Some materials such as glass are transparent. कुछ मटीरियल जैसे कि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है, यानी कि उसके आर पार हम देख सकते हैं. And some others such as wood and metals are opaque. और जबकि कुछ मटीरियल्स कैसे हो सकते हैं? ओपैक यानी कि अपारदर्शी हो सकते हैं, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कि हमारा लकड़ी हो गया और मेटल्स हो गई. सम मटीरियल्स आर ट्रांसल्यूसेंट. जबकि कुछ जो होती है ना उसके आर पार देखने पर हमें हल्का सा धुंधला दिखाई देता है, क्लियरली हमें नहीं दिखाई देता पर थोड़ा बहुत दिखाई देता है, उनको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट. मटीरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. तो मटीरियल्स को हमने किस बेसिस पे ग्रुप किया था, किस बेसिस पे उनके ग्रुप बनाए थे? सिमिलैरिटीज यानी कि उनमें क्या समानता है और उनके डिफरेंसेस और वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं. Things are grouped together for convenience and to study their properties. तो चीज़ों को हम क्यों ग्रुप बनाते हैं उनका? ताकि
हमें उनको ढूंढने में आसानी हो, सुविधा हो और ताकि हम उनके जो प्रॉपर्टीज़, उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।